वेलकम बैक एवरीवन। 100 नंबर का ये टेस्ट है और ये सीरीज RO ARO के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 20 क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न PYQ होंगे इसमें 50% और बाकी प्रश्न नए होंगे। पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या चैतन्य का? ये कथन है रामानंद का। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, उपर्युक्त जो कथन है वो संत रामानंद जी का है। रामानंद के शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग थे। संत रामानंद जिन्हें स्वामी रामानंद के नाम से भी जाना जाता है, 14वीं सदी के एक वैष्णव संत थे। ये चीज याद रखिएगा। उत्तरी भारत में रहते थे। उन्हें रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो आधुनिक समय में सबसे बड़ा हिंदू मठभाषी संप्रदाय है। कहा जाता है ये रामानंद कबीरदास के गुरु थे। फुल टेस्ट PDF से जुड़ सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कबीर 15वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय कवि और संत थे। कबीर स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों। सी है इसका आंसर। देखिए, कबीर 15वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय कवि संत और स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, जिन्हें द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाना जाता है। कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक थे। कबीर ने रामानंद जी से दीक्षा ली और उनके विचारों से प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या महत्वपूर्ण योगदान दिया। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है साखी शबद रमैनी अमरमूल। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का जो संकलन है वो अमरमूल है। बाकी रमैनी, साखी और शबद ये कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। साखी शबद रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमरमूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। मलुकदास निम्नलिखित में से एक संत थे। मलुकदास एक संत कवि थे उत्तर प्रदेश के कड़ा के। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। मलुकदास कड़ा के संत थे। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा यानी वर्तमान कौशाम्बी जिले में हुआ था। ठीक है, हिस्ट्री के कुछ ऐसे स्थान जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शामिल थे उस समय, ठीक है, और आज भी हैं, नाम परिवर्तित है, तो वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? इसका आंसर है सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोधी के समय में की। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक ही है, वह निर्गुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य रामानुज चैतन्य या रामानुज शंकराचार्य चैतन्य या शंकराचार्य चैतन्य रामानुज या रामानुज चैतन्य शंकराचार्य? सबसे पहले आएंगे शंकराचार्य। शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। तो ए है इसका आंसर। शंकराचार्य का काल जो है लगभग 8वीं शताब्दी। रामानुज का काल है 1017 से 1037 ईस्वी तथा चैतन्य महाप्रभु का काल है 1486 से 1534 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सबसे पहले अजमेर में बस गए थे?
अजमेर में सबसे पहले बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए। इन्होंने अजमेर, राजस्थान के अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया और 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत सजिस्तान में लगभग 1036 ईस्वी में हुआ। बाद में यह अपने माता पिता के साथ खुरासन प्रांत में बस गए। यहीं पर यह ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य बने। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से शेख निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? शेख निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया अलाउद्दीन खिलजी से। बी है इसका आंसर। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वह अजोधन चले गए। अब बात खिलजी की कर लेते हैं। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान सुल्तान मतलब अलाउद्दीन खिलजी एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया, कौन था वो? वो था राणा सांगा। देखिए, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। बाबर और राणा सांगा के बीच पराजय किसकी हुई? राणा सांगा की। यहाँ हेडिंग करंट चल रहा है, करंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, कश्मीर, मेवाड़। मेवाड़ का किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें से एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इस तरह के प्रश्न जो हिस्ट्री रिलेट करती है यूपी से, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जौनपुर पे कई प्रश्न बनते आए हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया। चलिए, 12 हिस्ट्री के हो गए। अब 13 से प्रश्न। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से हैं ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बी है इसका आंसर। माणिक्य एवं नीलम कोरंडम के जवाहरात रूप हैं। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? Which of the following metals is in liquid state at normal temperature? मरकरी की बात हो रही है, पारे की बात हो रही है। देखिए, पारा यानी मरकरी चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बैलेडेला खान में किसका खनन होता है? हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट?
बेलाडेला खान में खनन होता है हेमेटाइट का। बेलाडेला खान जो है वो छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी मिसमैच है। यह है झील, यह है राज्य में स्थिति। भीमताल उत्तराखंड में, पुलिकट तमिलनाडु में, लोकटक मणिपुर, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो तमिलनाडु भी ठीक है इसमें। लोकटक मणिपुर में, भीमताल उत्तराखंड में, नैनीताल भी उत्तराखंड में, रूपकुंड भी उत्तराखंड में है, ना कि हिमाचल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वही मिसमैच है। रूपकुंड का वास्तविक स्थान है उत्तराखंड, ठीक है, ना कि हिमाचल प्रदेश। कंकाल झील के रूप में इसको जाना जाता है रूपकुंड को, ठीक है, जो झील के तल पर पाए जाने वाले मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है, जो एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित माने जाते हैं। नंबर 17 17वां प्रश्न है। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य हैं। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में राजस्थान नहीं है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये हैं, ठीक है, मुख्यतः यही हैं। बी है इसका आंसर। देखिए, प्रायद्वीप पठार जो है भारत का एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है, जो कई राज्यों में फैला है। इसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ भाग, ठीक है, कुछ भाग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी फैले हुए हैं। तो सबसे अच्छा उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत के तटीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? भारत में 10 राज्य एक तटरेखा साझा करते हैं। भारत में समुद्र तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी तटरेखा है। देखिए, भारत में 10 नहीं बल्कि 9 राज्य, याद रखिएगा इसको, तटरेखा साझा करते हैं, या 9 राज्य भारत के कोस्टल राज्य हैं। भारत में समुद्र तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि गुजरात, गुजरात की जो तटरेखा है वो भारतीय राज्यों में सबसे लंबी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल 2 यहाँ पर सही है, ठीक है। दक्षिण राज्यों में जो है वो आंध्र प्रदेश की है। तो कथन एक सही नहीं है, क्योंकि भारत में 9 राज्य, ना कि 10 राज्य तटरेखा साझा करते हैं, अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल, और इसी क्रम में आपको याद रखना है। भारत में समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है, और 516.6 किलोमीटर में, 7516.6 किलोमीटर में जो मुख्य भूमि है, ठीक है, जो मेन स्टेट हैं अपने, वो 5422.6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक मेन है। फिर यहाँ पे भी तो है, आंध्र प्रदेश है, हाँ सॉरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन सभी को मिलाकर, और इधर लक्षद्वीप है। इन सब की भी काउंट कर लें तो वो है 2094 किलोमीटर, जोड़ेंगे तो 7516.6 किलोमीटर, तो दूसरा वाला सही है, ठीक है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है, और गुजरात की भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी तटरेखा है, इसलिए तीसरा वाला गलत है। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसकी तटरेखा है 1600 किलोमीटर। तो 7516.6 में 1600 तो गुजरात की ही है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मानी जाएगी। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला दक्षिण भारतीय राज्य है, ये भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 हिमालय के संदर्भ में सही कथन है। हिमालय का निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ है। हिमालय को युवा तह पहाड़ों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये अभी भी तय प्रक्रिया से बन रहे हैं। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय का ही हिस्सा है क्या? बिल्कुल, हिमालय का हिस्सा है और हिमालय को युवा तह पहाड़ों के रूप में जाना जाता है, यानी यंग फोल्ड माउंटेन। और पहला वाला भी सही है, तीनों के तीनों सही है, डी है इसका आंसर। ठीक है, हिमालय एक बहुत ही विशाल पर्वत श्रृंखला है जो भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में फैली हुई है। यह भारत के लिए एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है और कई महत्वपूर्ण नदियों का भी स्रोत है। हिमालय में कई खूबसूरत पहाड़, घाटियां और झीलें हैं जो इसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर हिमालय पर्वत श्रृंखला गुजरती है? भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है हिमालय फैला हुआ है। मणिपुर में है, मेघालय में है, बिहार में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, नागालैंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। तो ये 20 प्रश्न थे हिस्ट्री के PYQ और ये कुछ नए प्रश्न ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ये सीरीज चलती रहेगी। 27 एग्जाम को जो लीक हुआ था वो वाला एग्जाम है, प्रीवियस ईयर वाला। बाकी जो नया एग्जाम होगा 2025 का दिसंबर में, ठीक है, या जनवरी तक, उसके लिए भी ये सीरीज चलती रहेगी, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा।